देखो बेटा, एमसीक्यू में असर्शन दिया है, व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। जब हम किसी क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम है ना, इस प्रकार से एरिया, वॉल्यूम, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम यूनिट चेंज करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। यूनिट चेंज करना है ना बेटा, एसआई यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट करना है कि नहीं, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बोला कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो यहाँ ये मीटर एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस यूनिट है ना। किसका रे बेटा, ये लेंथ का। तो ये मीटर क्या है, यूनिट है ना, एसआई यूनिट। सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस यूनिट। और ये 1 ये न्यूमेरिकल वैल्यू, 100 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना बेटा। अरे तो देखो ना, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है मीटर में, तो सेंटीमीटर में कितनी हो गई रे बाबा, 100। बदली कि नहीं। उसी प्रकार से अगर मैं मास की बात करूं तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो केजी ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। ग्राम ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट। तो इधर एसआई यूनिट में इधर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो इधर न्यूमेरिकल वैल्यू रे क्या है, 1000 है। तो जब यूनिट बदलता है, जैसे चाहे एसआई से सीजीएस में बदले या सीजीएस से एसआई में बदले, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है ना। ये दो उदाहरण दिए, लेंथ के लिए 1 तो इधर 100, इधर मास के लिए 1 तो इधर 1000, बरोबर। तो असर्शन सही है। अब रीजन पे आते बेटा, स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्मॉलर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं, रीजन गलत है। अगर यूनिट स्मॉलर है तो फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी रहती है। यही उदाहरण देख लो लगेज तू। देखो, अगर यूनिट क्या है, फिर से बताओ रीजन में क्या, स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्मॉलर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं, गलत है। अब मुझे बताओ, ये मीटर और सेंटीमीटर, कौन सा यूनिट बड़ा है रे, मीटर, और सेंटीमीटर छोटा है। हाँ, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बरा, मीटर की इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। मतलब जब यूनिट छोटा होता है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है। क्या होती है रे बेटा। दूसरा भी उदाहरण ले लो, ये देखो, केजी कौन सा यूनिट है रे, मास का एसआई यूनिट। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बरा, 1 छोटी है, और सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बरा। तो जब यूनिट छोटा होता है, अब फिर मुझे बताओ, केजी और ग्राम में छोटा कौन, छोटा ग्राम है ना, यूनिट छोटा, ग्राम छोटा यूनिट कौन सा है, ग्राम। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो ना, बड़ी होती है। क्या होती है। तो ये क्या बोल रहा है रीजन, कि भाई अगर यूनिट छोटा रहा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है। नहीं, यूनिट छोटा रहा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी रहती है। ये देखो, केजी बड़ा है ग्राम से, केजी क्या है, बड़ा है, किससे, ग्राम से। तो ये ग्राम छोटा हुआ केजी से, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1000, ये 1 से क्या है, बड़ी है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिट छोटा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। ये लगे तो मैं और आपको फार्मूले से बता देता हूँ। देखो, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो Q से डिनोट की जाती है, और Q इक्वल टू होता है N इंटू यू। U कौन है रे बाबू, यूनिट। N कौन है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और Q कौन है, वो फिजिकल क्वांटिटी। कौन रे बाबू, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी। अब मुझे बताओ, फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ या मास कोई भी रहे, वो तो कांस्टेंट रहती है। तो मुझे बताओ, अगर मैं अगर ये N और U के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, तो
u अगर मैं पूछूं आपको तो u इक्वल टू क्या होगा, n नीचे आ जाएगा। हाँ, तो u इक्वल टू q अपॉन n, लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू, तो ये क्वांटिटी, ये तो कांस्टेंट टर्म रहती है, क्या है, मतलब लेंथ है तो वो लेंथ ही रहेगी, है ना, वो कांस्टेंट। क्लियर क्या बोलो, तो ये Q ये क्वांटिटी कांस्टेंट, तो फिर U का रिलेशन n के साथ कैसा है, हाँ, तो अगर यूनिट स्मॉल है तो ये इनवर्स रिलेशन है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी, तो ये यहां से भी बताया फार्मूले से और ये एग्जाम्पल से भी बताया। तो फिर मुझे बताओ, असर्शन सही, रीजन गलत, तो ऑप्शन कौन सी आएगी, सी ऑप्शन आएगी। क्लियर, यस। जो है बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको बोला है डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट। क्या बोला है बेटा असर्शन में, डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट, बरोबर है। तो यहां सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सर ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स कौन होते हैं। सुनो, डायमेंशनल कांस्टेंट्स यानी फिजिक्स में कि वो क्वांटिटीज जो कांस्टेंट होती है उनकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या रहती है बेटा, लेकिन उनको क्या रहते हैं, डायमेंशंस रहते हैं। क्या रहते हैं, डायमेंशंस। तो बताओ बरा डायमेंशनल कांस्टेंट्स यानी कौन, डायमेंशनल कांस्टेंट्स यानी फिजिक्स की वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है लेकिन उनका डायमेंशन होता है। आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल, देखो मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल बताते वक्त बताया था कि लाइट की एनर्जी, लाइट पार्टिकल के रूप में, फोटोन के रूप में रहता है, तो E इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। E यानी लाइट की यानी फोटोन की एनर्जी, h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो इसमें h कौन है रे बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, मैक्स प्लैंक। हाँ, तो h कौन है बेटा, h कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट, और उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। क्या होता है, आप बोलेंगे सर कैसा डायमेंशन होता है, तो मैं लगे तो फाइंड करके देता हूं। तो मुझे बताओ h इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन न्यू। यस, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो E अपॉन न्यू। E यानी एनर्जी रे बेटा, एनर्जी का डायमेंशन आपको मालूम है क्या होता है, L2 m1t माइनस 2, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। क्या रे बेटा, ये साइड वर्क में बताता हूं, न्यू फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम पीरियड। हाँ, तो 1 अपॉन टाइम, तो न्यू वैसा ही, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t1, क्योंकि उसका यूनिट क्या है, सेकंड, तो डायमेंशन t1। इसको अप लिया तो क्या होगा, न्यू इक्वल टू, हाँ है कि नहीं, तो ये रखो बरा यहां, तो t माइनस 1, इसको अप लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो मुझे बताओ बरा डायमेंशन क्या आएगा, तो L2 वैसे ही, m1 वैसे ही, और ये अप लिया तो माइनस का +1, तो -2 +1 यानी, तो देखो h ये क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका क्या है, डायमेंशन है। अरे तो इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डायमेंशनल कांस्टेंट। फिर से बताओ, फिर डायमेंशनल कांस्टेंट किसे बोला जाता है, फिजिक्स में के वो कांस्टेंट जो जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है लेकिन उनके डायमेंशंस रहते हैं। क्या रहते हैं, डायमेंशंस रहते हैं। ये एक हो गया। आप बोलेंगे सर दूसरा बता दो, ये आपको आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, PV इक्वल टू NRT है ना। P यानी प्रेशर गैस का, V यानी वॉल्यूम, T यानी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N यानी नंबर ऑफ मोल्स, और R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या रे बाबू, हाँ, तो मैं अगर आपको ये R पूछूं तो ये PV अपॉन NT, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो R इक्वल टू क्या होगा, PV अपॉन, और तो ये R कौन है, सर कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायमेंशन आएगा कि नहीं इस आधार पे, हाँ,
तो आर ये कांस्टेंट है लेकिन उसका क्या है, डायमेंशन। तो ऐसे कांस्टेंट्स को क्या बोला जाता है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। क्या बोला जाता है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स बोला जाता है। अरे तो फिर आपको वही तो असर्शन में जो बोला गया है कि डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट। सही बात है, असर्शन सही। और रीजन देखो बरा, डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। अरे नहीं ना बाबा, डायमेंशनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं क्या, उनके डायमेंशंस होते हैं, ये बताया ना मैंने अभी, क्या रहते हैं। तो रीजन ये गलत है, असर्शन सही और रीजन गलत। ऑप्शन कौन सी आएगी, सी ऑप्शन आएगी, है ना। उस असर्शन द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन बाय द फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई रूट G बाई L। एक पेंडुलम यानी सिंपल पेंडुलम दिया है, उसका टाइम पीरियड का फार्मूला दिया है। क्या दिया है बेटा, टाइम पीरियड का फार्मूला। टाइम पीरियड का फार्मूला ये यहां मेंशन करूं, क्या मेंशन करूं, अच्छा। तो क्या दिया है बेटा, टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई रूट L बाई G, है ना। 2 पाई रूट G बाई L, ओके, G बाई L, G बाई L ये दिया है, ओके। हाँ, तो यहां पे बेटा जो आप देखेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन बाय द फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई रूट G बाई L, है ना बेटा, बोलो। तो इसमें बेटा जो असर्शन ये दिया है ये गलत है बेटा। क्या है, गलत है। मैं आपको पहले सिंपल पेंडुलम की आइडिया दे देता हूं, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। वैसे मैंने बताया इसके पहले, एक रिजिड सपोर्ट होता है बेटा। क्या होता है, रिजिड सपोर्ट यानी सीलिंग होती है। एक स्ट्रिंग यानी दोरा होता है। हाँ, एक एंड वायर को, मतलब वो वायर जो है स्ट्रिंग, उसका एक एंड सस्पेंड किया, किसको, सीलिंग को। दूसरे एंड पे बेटा एक बॉब होता है। क्या होता है, बॉब यानी स्मॉल मेटल स्फीयर। क्या रे बाबू, हाँ, अभी की इसकी पोजीशन यानी वो पोजीशन, इसको सेंटर पोजीशन बोला जाता है। फिर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है यानी सरकाया जाता है ए तक। ये ए तक बेटा इसको सरकाया, ये सरकाया, और जैसे सरकाया यहां से इसको मतलब क्या किया, डिस्प्लेस किया। सरकाना है ना, डिस्प्लेस करना। एंड रिलीज यानी छोड़ देना। छोड़ दिया तो ये ओ से ए तक आता है और फिर इधर बी तक आता है। कहां तक आता है बेटा, तो ये जो उसका ऑसिलेशन है, O टू ए टू ओ टू बी, बी टू ओ टू ए टू ओ टू बी, बी टू। तो ये क्या होता है, उसका ऑसिलेशन। क्या होता है, हाँ। और ये पूरी जो अरेंजमेंट है 3 पार्ट की, 3 पार्ट कौन से, एक रिजिड सपोर्ट, एक स्ट्रिंग और एक बॉब, इसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। इसमें ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L, तो ये L, और G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फार्मूला दिया है T इक्वल टू 2 पाई रूट G बाई L। नहीं, फार्मूला उल्टा होता है। फार्मूला एक्चुअली फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G होता है। वहां क्या लिखा था रे बाबू, एक्चुअली क्या रहता है, वो L बाई G रहता है। क्लियर क्या, हाँ। तो आप बोलेंगे सर फिर तो ये जो सर हमें दिया है असर्शन, ये तो गलत है। हाँ, फिर रीजन देखो बरा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ डायमेंशंस ओनली दैट फार्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन आएगी बेटा ई। क्या ऑप्शन आएगी बेटा, बरोबर है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आपको ये जो दिया है बेटा ये वाला, तो यहां टी के और इधर राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम नहीं आएंगे, क्योंकि राइट फार्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। फिर आपका प्रश्न होगा कि सर अगर टी इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी अगर सर सही है, अगर ये सही है तो फिर लेफ्ट और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम आने चाहिए, बरोबर बेटा। चलो देख लो लगे तो। अच्छा मुझे बताओ टाइम, टी यानी बेटा
टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन को लगने वाला समय। आप बोलेंगे सर एक ऑसिलेशन कौन सा? O2 A, A2 O, O2 B, B2 O। फिर से बताओ, O2 A, A2 O, O2 B, B2। ये बेटा एक ऑसिलेशन, इस एक ऑसिलेशन को जो टाइम लगता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल T, टाइम पीरियड से। आप बोलेंगे सर फिर प्रूव करके बताओ बरा, इसका लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है ना? हाँ चलो चेक कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ ये सही वाले का प्रूव करके बताओ कि ये रॉन्ग वाले का प्रूव करके बताओ? सही वाले का। चलो ठीक है, तो यहां से अगर ये सही आ गया तो यहां से तो ये पता चलेगा कि फिर ये रॉन्ग है भाई। चलो ठीक है, तो टाइम पीरियड का मुझे SI यूनिट बताओ, सेकंड। अच्छा 2 पाई ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं। हाँ ये रूट वैसे ही। लेंथ का बताओ, मीटर। और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अल्टीमेटली एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर। हाँ तो ये सेकंड वैसे ही, ये देखो रूट वैसे ही। मीटर डिवीजन दिख रही बेटा, इसके जगह मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे का टर्म क्या होगा? रिवर्स, मतलब सेकंड स्क्वायर पर मीटर। कुछ कैंसिल होता है क्या? हाँ मीटर मीटर कैंसिल, तो ये सेकंड वैसे ही और ये रूट सेकंड स्क्वायर। इसमें कुछ कैंसिल होता है क्या? हाँ सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सेकंड इक्वल टू, देखो बड़ा यूनिट सेम आए तो इनके डायमेंशन भी सेम आएंगे ना। सेकंड का क्या होता है डायमेंशन? T1, और इस भी सेकंड का। देखो बड़ा लेफ्ट और राइट हैंड साइड का डायमेंशन है ना। तो जो फॉर्मूला सही होता है फिर उसके दोनों साइड्स के डायमेंशंस भी समान होते हैं। तो इसमें आपको असर्शन क्या दिया है? गलत। ये फार्मूला गलत दिया था ना। ये फार्मूला है क्या सही? नहीं, सही फार्मूला ये है। और जो रीजन बताया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। हाँ तो अभी मैंने प्रूव करके बताया। तो इसमें असर्शन गलत है और रीजन सही है ना। तो राइट ऑप्शन कौन सी? ई। In the relation F equal to 1 upon 2L root T by M, where symbols have standard meaning, M represents linear mass density. स्मॉल m जो है वो क्या दर्शाता है? लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास अपॉन लेंथ। सही बात है, तो असर्शन सही है। और रीजन, द फ्रीक्वेंसी हैज द डायमेंशंस ऑफ इनवर्स ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन ये टाइम के इनवर्स होता है, ये भी सही है। लेकिन रीजन ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसकी मैं कहानी आपको बताता हूं। फार्मूला दिया है आपको F इक्वल टू 1 अपॉन 2L रूट T बाई M। क्या फार्मूला दिया है बेटा? F इक्वल टू 1 अपॉन 2L रूट T बाई M, ये फार्मूला है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 4 टर्म्स है, 4, ये F यानी फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा। F यानी क्या? फ्रीक्वेंसी। L यानी लेंथ, ये T यानी टेंशन। ख्याल में रखो बेटा, यहाँ इस केस में क्या? टेंशन यानी फोर्स। और स्मॉल m यानी होता है मास अपॉन लेंथ। मास अपॉन लेंथ यानी मास पर यूनिट लेंथ, इसको ही बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी। ये कहानी क्या है मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है बेटा। क्या होता है? उसका एक एंड A और दूसरा एंड B, उसको दो सपोर्ट पे फिक्स किया जाता है। क्या किया बेटा? फिक्स। क्लियर? अब इस स्ट्रिंग को क्या किया? वाइब्रेट किया। क्या किया? जैसे उदाहरण पे ये दो वॉल्स दिख रही है, तो एक एंड ए और दूसरा एंड बी, इसके बीच में हमने एक स्ट्रिंग यानी दोरा बांधा। ठीक है, अब इसको बीच में ऐसा क्या किया? स्ट्रक किया। स्ट्रक किया मतलब इसके ऊपर टेंशन लगाना। टेंशन यानी फोर्स लगाना। क्या लगाया? फोर्स लगाते बरोबर ये क्या होगा मालूम है आपको? वाइब्रेट होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या होगा? और जब वाइब्रेट होगा तो उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी रहती है। क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकंड वो कितने वाइब्रेशंस कर रहा है। तो ये F यानी रे बेटा फ्रीक्वेंसी,
यल यानी आप देख रहे हैं ये लेंथ दिख रहे है बेटा, स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टी यानी अभी बताया मैंने टेंशन यानी फोर्स, ये आपने इसको ऐसा स्ट्रक किया यानी ऐसा झटका दिया इसको, मतलब फोर्स लगाया, टेंशन लगाया। और स्मॉल एम यानी ये मास पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर मास डेंसिटी, यानी ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग का जो भी मास होगा अपॉन जो भी इसकी लेंथ होगी, तो मास अपॉन लेंथ यानी लीनियर मास डेंसिटी। आगे के चारों टर्म आपके पास बोलो फिर, एफ यानी इस वायर की फ्रीक्वेंसी, यल यानी इस वायर की लेंथ, टी यानी इसके ऊपर लगाया जाने वाला टेंशन या फोर्स, और स्मॉल एम यानी इस वायर की मास अपॉन लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर? हाँ, तो स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर मास डेंसिटी होती है, ये उन्होंने हमें अजर्शन में बोला है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। मास अपॉन लेंथ यानी ही लीनियर मास डेंसिटी। और रीजन में क्या बोला है कि द फ्रीक्वेंसी हैज द डायमेंशन ऑफ इनवर्स ऑफ टाइम। हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है बताया बेटा वो एफ से या एन से डिनोट की जाती है, और मैं बार बार बता रहा हूं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम यानी टाइम पीरियड के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो सीधी सी बात है ना भाई, इसका डायमेंशन वही रहेगा जो टाइम के इनवर्स का रहेगा, है ना। और एफ का डायमेंशन वही रहेगा जो टाइम के इनवर्स का डायमेंशन रहेगा, क्योंकि एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी। टी यानी यहाँ पे क्या, टाइम पीरियड। हाँ, यहाँ ये टी यानी टेंशन। हाँ, ये अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी और टाइम के बारे में बोल रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये लगे शब्द लिख लेता हूं पूरा, टाइम पीरियड। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन रहेगा वो टाइम यानी टाइम पीरियड के डायमेंशन से क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा। बरोबर है ना। ये जो दिया है ये भी सही, पहली बात अजर्शन की, और दूसरी बात ये रीजन की, ये भी सही। लेकिन दोनों बातों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ये स्ट्रिंग के लिए बात है ये फॉर्मूला, और ये एक जनरल बात है सभी के लिए, ये सभी केसेस में ये लागू होता है कि फ्रीक्वेंसी ये टाइम पीरियड का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फिर आप ही बताओ ऑप्शन कौन सी आएगी, बी ऑप्शन आएगी। ऑप्शन हमें दिया है द ग्राफ बिटवीन P एंड Q इज ए स्ट्रेट लाइन वेयर P अपॉन Q इज अ कांस्टेंट। बिल्कुल सही, बताता हूं, बिल्कुल सही, अजर्शन सही है। देखो दुनिया का कोई भी ग्राफ रहे, पढ़ते वक्त कैसे पढ़ना मैं बताता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0। ये वाई एक्सिस पे आपको पहला टर्म लेना है P, और एक्स एक्सिस पे दूसरा टर्म Q। क्लियर? क्या तो आपको क्या बोला है अजर्शन में, द ग्राफ बिटवीन P एंड Q इज ए स्ट्रेट लाइन व्हेन P अपॉन Q इज ए कांस्टेंट। बरोबर है। तो ये P और Q के बीच का ग्राफ ये क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन। क्या रहता है? अब सुनो, P और Q के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन सिर्फ तभी रहता है जब P और Q डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो। किसमें हो रे बाबू? तो देयरफॉर फिर बताओ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मंजूर? हाँ, तो फिर देयरफॉर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू और क्या लिखते हैं आप, कांस्टेंट, और Q वैसे ही। भूल गए क्या 10वीं का कंसेप्ट, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देयरफॉर y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x। कांस्टेंट यानी k लेते हैं। हाँ, अब मुझे बताओ P वैसे ही और ये Q को इधर लाए तो क्या आ गया, अपॉन, क्योंकि कांस्टेंट को Q मल्टीप्लाई इधर लाए तो इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा हाँ ना, वही तो बोला गया है कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो दो टर्म का रेशियो जो है, देखो P अपॉन Q, ये क्या आता है, तो अजर्शन क्या हो गया, सही हो गया। और रीजन में हमें बोला गया है द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स दैट P इज प्रोपोर्शनल टू Q
और P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q। बिल्कुल ना, ग्राफ अगर क्या आया रे, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। या एक स्टेप सॉल्व किया तो क्या आता है, P इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q। अरे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आया ना। तो आप बोलेंगे सर असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन यहां असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए ऑप्शन आ गया। क्लियर, सामने का असर्शन दिया L अपॉन R एंड C इंटू R बोथ हैव सेम डायमेंशन। सही बात है। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई है, ख्याल में रखो। ये देखो L अपॉन R और दूसरा रे C इंटू R। क्लियर, मैंने आपको बताया जो कि 12th का पार्ट है, LCR सर्किट बताया। क्या बताया रे बाबू? हाँ, तो देखो LCR सर्किट या RLC सर्किट, देखो ये रजिस्टर है रे बेटा। क्या है ये? रजिस्टर। और रजिस्टर का R क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये कौन है रे बाबू? रजिस्टर। रजिस्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस। हाँ, ये होता है कॉइल। क्या होता है रे बाबू? ये इसी को बोला जाता है इंडक्टर। क्या बोला जाता है? और इंडक्टर की जो वैल्यू रहती है उसको बोला जाता है इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है? एल यानी इंडक्टेंस। और एक तीसरा होता है बेटा कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर। और कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो सी यानी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। तो कितने डिवाइस हो गए यहाँ पे बताओ? 3। हाँ, अब देखो RLC, इसलिए इस सर्किट को RLC सर्किट भी बोला जाता है, जो हमें सामने पढ़ना है। तो यही तो टर्म है ना। ये देखो L अपॉन R दिखा गया रे बाबू, और ये C इंटू R दिखा गया। तो एक बात ख्याल में रखो, L अपॉन R इक्वल टू टाइम होता है और C इंटू R भी टाइम होता है। बोलो फिर से, L अपॉन R, L अपॉन R ये भी टाइम, और C इंटू R ये भी। तो मुझे बताओ दोनों का दोनों सेम है ना टाइम? तो फिर दोनों के L अपॉन R और C इंटू R के यूनिट समान रहेंगे ना? क्या रहेंगे? सेकंड सेकंड। क्या रहेंगे? और अगर डायमेंशन चाहिए तो क्या रहेगा? इसका T1, ये देखो डायमेंशन क्या रहेगा? T1, और इसका भी डायमेंशन। तो डायमेंशंस कैसे रे बाबू? सेम। तो देखो डायमेंशंस जो है सेम होते हैं। और रीजन देखो बरा, L अपॉन R एंड CR बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम। बरोबर ना? अरे L अपॉन R टाइम होता है, C इंटू R भी टाइम होता है। तो L अपॉन R और C इंटू R के डायमेंशंस वही रहेंगे जो टाइम के रहेंगे। ये देखो ना, T1 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 T1। तो कौन सा ऑप्शन रे बाबू? ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। और अभी सामने का जो है असर्शन, क्वांटिटी 1 अपॉन रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इज डायमेंशनली इक्वल टू वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ, तो बरोबर है ना बाबू? असर्शन ये सही है। 1 अपॉन रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। म्यू 0 यानी मैंने बताया आपको परमिया। यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। किसके लिए टर्म रहता है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू 0। और एप्सिलॉन 0 यानी परमी यानी परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये किसके लिए रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये C का फार्मूला है, C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्या होता है बेटा? 1 अपॉन रूट म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। हाँ, तो ये जो टर्म है 1 अपॉन रूट म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी, प्रकाश का वेग, जो लाइट सन से आ रहा है ना, प्रकाश आ रहा है, उसका वेग, उसकी वेलोसिटी, ये फार्मूला। तो
सर सही है, असर्शन सही है, और रीजन जो है म्यू जीरो इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी तो बताया म्यू जीरो परमेबिलिटी होती है, एंड इप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी एयर और वैक्यूम, तो ये भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन आएगी? बी। आप बोलेंगे सर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है सर? अरे ये फार्मूला है ना, और इसमें ये असर्शन में बताया, रीजन में सिर्फ ये बताया कि भाई म्यू जीरो कौन है, एप्सिलॉन जीरो कौन है, सिर्फ नाम बताए, नाम तो मालूम होते हैं हमें पहले से ही नाम हमें मालूम होते हैं। हाँ, ये वैल्यू कैसे आई ये बता रहा है क्या रीजन हमें, कि बाबू रे कैसे आई, क्यों आई, ये नहीं बता रहा, ये हमें बता रहा है कि भाई म्यू जीरो ये और एप्सिलॉन जीरो है, सिर्फ नाम बता रहा है। तो ये नाम बताना एक अलग बात है रीजन, और ये फार्मूला एक अलग चीज है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन रीजन ये असर्शन की करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। क्लियर क्या? यस। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं, मैं अगर उदाहरण के तौर बताऊं कि ये म्यू जीरो और इप्सिलॉन जीरो दो तगड़े थीप है, चोर है, पुलिस ने इनको पकड़ा, क्या किया? पकड़ा, है ना, कि भाई इन्होंने चोरी की है कि नहीं की है, हाँ ठीक है, एक बात, और फिर आपको बुलाया कि भाई ये म्यू जीरो और इप्सिलॉन जीरो इन्होंने चोरी की है या नहीं की है, ये प्रश्न पूछा, तो तुम जवाब दे रहे साहेब त्यांनी चोरी केली की नाही हे मला माहित नाही, परंतु याचं नाव श्याम आहे आणि याचं नाव गणेश आहे, तो पुलिस काय म्हणेल? पुलिस क्या बोलेगा? अबे उनके नाम क्या है ये मत बता, इन्होंने चोरी की या नहीं की ये बता, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं साहब वो हमें मालूम नहीं, इनके सिर्फ नाम हमें मालूम है, चोरी की क्या नहीं की ये हमें पता नहीं है। तो उस पुलिस का जो उद्देश्य है वो साध्य हुआ क्या? तुम्हारे नाम बताने से पुलिस का उद्देश्य साध्य हुआ क्या? उसको पता चला क्या कि चोरी की कि नहीं की? नहीं, ये बात है। तो ये असर्शन अपनी जगह सही, रीजन अपनी जगह सही, लेकिन रीजन में सिर्फ नाम बताए गए, उससे ये रिलेशन क्यों आया, कैसे आया, क्या, इसका कोई बताया नहीं है। तो असर्शन सही, रीजन सही, लेकिन रीजन या असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, यस।